नमस्कार। आप सभी लोगों का खेल की पाठशाला में बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं रविकांत मिश्रा, लक्ष्मण अवॉर्डी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही खेल एक ऐसा गंभीर विषय है कि इसकी संजीदगी को लेकर के कई बार सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। खेल आवश्यक इसलिए भी है इसकी जानकारी, क्योंकि खेल से सर्वांगीण विकास केवल समाज का ही नहीं, स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व का संभव है। खेल के माध्यम से जहाँ एक ओर लोग अपने शारीरिक क्षमता के विकास के लिए प्रतिबद्धता रखते हैं, वहीं साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन में, उनके वैचारिक समन्वय में खेल आज के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि निचले स्तर पर जो स्पोर्ट्स के गेम्स टीचर हैं, उनको खेलों के बारे में वृहद नॉलेज हो। इस स्तर का नॉलेज अवश्य हो कि एक नन्हे खिलाड़ी को, नवोदित खिलाड़ी को वो एक सही रास्ते तक सही मार्गदर्शन दे पाएँ। ट्रेनिंग निश्चित ही इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे निभाना केवल एनआईएस कोच या एक सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में मिलना आवश्यक होता है प्रशिक्षण। लेकिन जब हाई परफॉर्मेंस लेवल की ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस लेवल के ट्रेनर और कोच खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं, उसे उसके अंदर दक्षता लाते हैं। तकनीकी कारण, तकनीकी मतभेद, तकनीकी समन्वय और वो टेक्निक्स जो एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल के कौशल्य को विकसित करने में, उसे प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण उपयोगिता को रखते हैं, उन्हें निश्चित ही प्रकाश में रखा जाता है। इस दौरान सबसे पहले जो 3 बिंदु आते हैं जब बच्चा खेल रहा होता है, कि उसके अंदर पहले वो प्राथमिक स्कूल्स में आता है, इसलिए वो स्कूली शिक्षा और स्कूली खेलों में वो बच्चा एंटरटेन किया जाता है। इसके लिए हमें एनएसएफ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की एनएसएफ की लिस्ट देखना आवश्यक होता है। उसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक ऑटोनॉमस संस्था काम करती है, जो स्कूली खेलों को संचालित और आयोजनों को, टूर्नामेंटों को देश भर में आयोजित कराने का काम करती है। उसके बारे में ये अवश्य नॉलेज होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स उसमें हैं। कई बार देखने को मिला है कई वर्षों में कि उसके जो उसमें शामिल होने वाले जो खेल हैं, वो बहुतायतिक मात्रा में बहुत सारे खेल होते हैं। लेकिन उन महत्वपूर्ण खेलों की ओर अपने खिलाड़ियों को इंगित करना चाहिए, जिन्हें कम से कम खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता हो, एनएसएफ की, एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की मान्यता हो। उन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हो। उन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कम से कम एशियन गेम्स के खेलों की सूची में हो। और प्राथमिकता के क्रम में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे खेलों को बढ़ावा जरूर देना चाहिए जहां जो खेल ओलंपिक की खेलों की सूची में हो। ये तय करना होगा कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये निश्चित ही एक बहुत विशाल और एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी का होना आवश्यक है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप उनका आवश्यकता है जो उस संबंधित खेल की राष्ट्रीयकृत संस्था हो, फेडरेशन या एसोसिएशन हो नेशनल लेवल की, जिसे इंटरनेशनल बॉडी, वर्ल्ड बॉडी से नेशनल बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, नेशनल फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और वो एक रिकॉग्नाइज फेडरेशन के रूप में इस देश के अंदर काम कर रही हो। निश्चित ही जब बच्चा स्कूली खेलों पे आता है और उसके बाद विश्वविद्यालय खेलों में खेलता है, और इसी बीच, इसी दरमियान जो संबंधित खेल की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं, उनसे एफिलेटेड स्टेट एसोसिएशंस होती हैं, वो उन खिलाड़ियों के प्रभावशाली प्रदर्शन को समझती हैं, देखती हैं और उन्हें आत्मसात करके उन्हें सेलेक्ट करती हैं। बीच बीच में ट्रायल भी आयोजित होते हैं। लेकिन पेरेंट्स को, जो अभिभावक हैं, उनको ये आवश्यक है जानना कि किसी भी फ्रॉड में ना आए। कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्ट जो लोग करने वाले होते हैं खेल में, उनके बहकावे में ना आए। हमेशा इसकी जानकारी
संबंधित स्पोर्ट्स ऑफिसर से, अपने डिस्ट्रिक्ट के ज़रूर करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज़रूर करें, वहाँ की ओलंपिक एसोसिएशन से अवश्य करें कि क्या ये खेल या ये आयोजन मान्य है, मान्यता प्राप्त है। सामान्यतः मार्शल आर्ट के बहुत सारे खेलों में ये देखने को मिल रहा है कि लोग नेपाल, भूटान, तिब्बत ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के नाम पे बच्चों को ले जाते हैं। गोवा ऐसे जो घूमने की जगह हैं, वहाँ नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के नाम पर बच्चों को ले जाते हैं, उनसे एक मोटी रकम की वसूली करते हैं और वो बच्चे को मेडल सर्टिफिकेट दे करके, मैक्सिमम बच्चों को तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिल ही जाते हैं या कोई बेल्ट होता है वो मिल जाता है, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में होता है। समाज में शुरुआत में तो ये मैसेज जाता है कि बच्चे ने राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन एक वक्त तक वहाँ का जो सोशल सिनेरियो है, जो समाज के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो उस बच्चे को लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन चूंकि मान्यता प्राप्त खेल और मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग ना करने के कारण उस बच्चे का स्तर अप नहीं हो पाता और उसको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। सरकारी योजना में जैसे उस बच्चे के उन्नयन को लेकर, उस खिलाड़ी के उत्थान और विकास को लेकर के लगातार सरकारें या खेल विभाग नवीन योजनाओं को सृजित करके उनका क्रियान्वयन करता है, लेकिन उनके मानकों में वो पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरते हैं और उस समय उन्हें एहसास होता है कि उनका समय ज़ाया हो गया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आप yas.nic.in में जाकर के सीधे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है, उसमें जाके आप विजिट कर सकते हैं। एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की लिस्ट पूरी देख सकते हैं, कौन कौन से फेडरेशंस रिकॉग्नाइज हैं भारत सरकार द्वारा और उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अपने राज्य में, अपने राज्य के खेल विभाग, खेल निदेशालय, खेल विभाग के शासन से ये वो नियमावली और वो सूची ले सकते हैं कि कौन कौन से खेल वहाँ पर मान्यता प्राप्त है और कैसे इसमें बढ़ा जा सकता है, उसकी भी योजनाओं की सूची आप लोग ले सकते हैं। देखिए, सरकारों का या विभागों का या प्रशासन का काम है ऐसी योजनाओं का सृजन करना जिससे जन जन का कल्याण समानता के आधार पर हो सके, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमें जाना होगा। जैसे प्यासे को कुएं के पास जाना होता है तभी पानी प्राप्त होता है, वैसे ही हमें एक जन जागरूकता की आवश्यकता है, एक जन आंदोलन की आवश्यकता है खेलों के विकास और उत्थान के लिए। गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम मनरेगा के कानून से, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो 2015 में ही राजस्व विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले और तहसील और ब्लॉकों में खेल के मैदान आरक्षित कर दिए। क्रीड़ा मैदान, खेल का मैदान या युवक मंगल दल के नाम से आपको वो देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि उसमें इंक्रोचमेंट किसी तरह का है तो उसके लिए समाज को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के प्रशासनिक अमले को अवश्य सामने आना चाहिए। लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी इस देश में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले, उस जनपद में रहने वाले नागरिक की बनती है, जिसे इस प्रकार की सुविधा या तो प्राप्त करनी हो या प्राप्त करानी हो अपने समाज को। उसके लिए उन्हें आगे आना होगा। और मेरा आज के इंटरव्यू के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि आप लोग सजग हों और सजग होने के साथ साथ आप अपने गांव में, अपने माहौल में खेलों के उन्नयन के लिए, जैसे मनरेगा में ये व्यवस्था है कि खेल के मैदानों को बनाने की व्यवस्था है, उसकी ग्रीन बाउंड्री और जो है प्रकाश की व्यवस्था, उसमें पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पंचायती राज के माध्यम से ओपन जिम, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था है। तो यदि उसको एक तैयार किया गया अच्छा पार्क, एक अच्छा माहौल तैयार किया गांव में, तो जो बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते हैं फोर्सेस की और कई बार सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा और उन्हें अपने गांव में ही खेल का मैदान मिलेगा जहां पर वो अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ वो एक पार्क के रूप में भी उपयोगिता उसकी होगी। क्या कसूर है गांव में, सुदूर गांव में पैदा होने वाले व्यक्ति का जो जन्म भी वहीं लेता है और उसकी मृत्यु भी वहीं से हो जाती है, उसे भी पार्क का एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा
बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को एक अच्छा केंद्र मिलेगा जहां पर वो सुबह शाम जाकर के अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं। गांव के प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उस खेल के मैदान की ओर एक नवग्रह वाटिका के रूप में उसको डेवलप करें। लगभग 24-25 तरीके के पौधे आते हैं जो चारों तरफ अगर ग्राउंड के लगाए जाएं तो लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में जो रेडिएशन होता है वो फ्री होता है, कमज़ोर हो जाता है। आज इलेक्ट्रॉनिक युग में रेडिएशन बहुत ज़्यादा हावी है। मेरा ऐसा मानना है कि इसको लेकर के खेल केवल एक खेल के उत्थान के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए खेल और खिलाड़ियों दोनों को आना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा विभागों में इसी वजह से मिलता है क्योंकि खिलाड़ियों में अन्य सामान्य नागरिकों से अधिक कार्य क्षमता, उनकी रचनात्मक, क्रियात्मक शैली और अनुशासित ढंग से काम करने का जो अनुभव होता है वो बहुत होता है। तो मुझे ऐसा मेरा मानना है कि समाज में जो नवनिर्माण की परिकल्पना चल रही है उसमें एक अहम योगदान खेल और खिलाड़ी दे सकते हैं। निश्चित ही सरकारें या मंत्रालय, विभाग लगातार स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार लोगों को एम्पावर कर रही हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो पुरुषों की बात हो, और चाहे वो वेटरन वर्ग में जो 35 वर्ष से अधिक लोग हैं उनकी बात हो। आज हर तरफ स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। स्वास्थ्य के ही उन्नयन की एक शाखा है न्यूरोथेरेपी, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। योग की भी शुरुआत हो चुकी है। एक खेल के रूप में, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में ऐसे ऐसे नवोदित नए तथ्यों और प्रामाणिकता के साथ जो विषय आ रहे हैं समाज में, वो निश्चित ही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी धरोहर, उन पंच प्रणों को निवेदित ये विचार के बिंदु हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको, परिवार को भी, जो भी पेरेंट्स, जो भी गार्जियन, जो भी अभिभावक अपने बच्चों की केयरिंग करते हैं, उन्हें खेल के बारे में आज बहुत आवश्यक है जानना कि खेल क्या है। इसलिए आज से एक शुरुआत है कि खेल की पाठशाला के नाम से हम इसे शुरू करें, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, और देश में ये एक अभिनव प्रयास के रूप में जाना जाएगा क्योंकि खेल के उन्नयन में खेल की जानकारी होना, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। और हजारों मील की यात्रा शुरू करने से पहले खेल की, यदि हमें उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में और एक सही रास्ता ही पता नहीं होगा तो हजारों मील की यात्रा को तय करना बेहद कठिन हो जाएगा और शायद हम मार्ग भटक भी जाएं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने ऐसा मार्गदर्शन दिया है कि खेल की पाठशाला नाम से एक पाठशाला डिजिटल माध्यम से समाज तक ले जाई जाए और उन्हें विश्वविद्यालयी खेलों, उनके प्रतिभाग और किन खेलों में वास्तविक मूल्यों में बच्चों को आगे बढ़ के जाना चाहिए, खेलना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, संसाधनों का उपयोग कैसे होता है, कौन कौन से संसाधन होते हैं इसके लिए, किन किन योजनाओं से भारत सरकार के बच्चे खेलो इंडिया के कैंप्स में या हॉस्टल्स में, स्पोर्ट्स कॉलेजेस में कैसे जाते हैं, उस टीम तक, स्टेट की, नेशनल की टीम तक कैसे पहुंचते हैं, उन सभी का एक रास्ता पेरेंट्स को भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक खिलाड़ी के साथ साथ, एक छात्र के साथ साथ अभिभावक की उससे ज़्यादा भूमिका और उससे ज़्यादा मेहनत होती है किसी भी खिलाड़ी या छात्र के बहुत ऊंचाई और शिखर में पहुंचने पर। तो मेरी आशा है आज ये शुरुआती कार्यक्रम है कि खेल को लेकर के हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक अच्छा उपयोग करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल के बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, और मेरा ये मानना है नशे को नशा ही मार सकता है, एडिक्शन को एडिक्शन ही मार सकता है। ये जो एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे, मोबाइल की जगह शारीरिक क्षमता का उपयोग करें। अब जैसे मोबाइल में किसी का बहुत अच्छा रुचि है तो बच्चे को अभी ये बात पता ही नहीं है कि ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का हिस्सा है। जो बच्चे अच्छा वीडियो गेम खेल लेते हैं, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल पे, उन्हें हम ई स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। उसके माध्यम से भी एशियन गेम्स और
ओलंपिक गेम्स में बच्चे मेडल ला करके अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। हमें उनकी ऊर्जा को सही रूप में लेके जाना है। यदि बच्चे का वेट ज़्यादा है तो हम उसे किसी अच्छे जहाँ वेट का फ़ायदा मिल सकता है जिन स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में बच्चे को लेके जाना चाहिए, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में हो, रेसलिंग में हो या अन्य जितने भी इस कैटेगरी के स्पोर्ट्स होते हैं। माइंड गेम, किसी की बुद्धि विवेक बहुत चपल है, बहुत चतुर है, हम उसे जिसे चौसर कहते थे, जो धीरे धीरे करके आज शतरंज के रूप में पूरे विश्वव्यापी अभियान का एक हिस्सा बना। बहुत सारे देशों में शतरंज अनिवार्य है। शतरंज हमें बहुत कुछ सिखाता है। शतरंज हमें धैर्य, अनुशासन, निर्भीकता, बहुत बहुत कुछ सिखाता है और देश का उन्नयन उसी से संभव है। लोगों के स्वभाव में निर्मलता, सहजता और धीरे धीरे से चलना और कामयाबी तक पहुंचना, एक अच्छे रणनीतिकार बनना। आप इसमें से जितने भी बिंदु हैं वो सब एक सफल देश के लिए, सफल प्रशासन के लिए, एक सफल परिवार के लिए आवश्यक है। तो मुझे मेरा अपना मानना है कि हम सभी को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आगे के एपिसोड्स में हम लोग इसको जानेंगे कि किस तरीके से खेलों का उन्नयन कैसे कैसे होता है, स्कूल गेम्स में कैसे आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ गेम्स में कैसे आगे बढ़ेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के माध्यम से स्टेट और नेशनल लेवल पे कैसे आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर साउथ एशियन गेम्स में कैसे आगे बढ़ेंगे, एशियन गेम्स में कैसे आगे बढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे आगे बढ़ेंगे और ओलंपिक गेम्स में कैसे आगे बढ़ के हम अपने इस मातृभूमि के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय, अपने विश्वविद्यालय के लिए, अपने जो भी शिक्षण संस्थान है और अपने प्रदेश और देश के लिए कैसे गौरव बन सकते हैं, उसकी उन्नति में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं। मुझे आशा है कि आज के कार्यक्रम से थोड़ी सी शुरुआत खेल को जानने की, खेल को पहचानने की निश्चित ही होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पे खेलों के उन्नयन के लिए जो वैश्विक स्तर की जो संस्थाएं हैं, आज के युवाओं से बहुत मेरी आशाएं हैं कि वो उसमें जा करके उसको सर्च करके वहाँ तक पहुँच के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्या नए मानक स्थापित हो रहे हैं, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ रही है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अगर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल के इवेंट होते हैं जहाँ 170 कंट्रीज़ आती हैं, उसके आने से हमारे देश में किस प्रकार के उन्नयन होंगे, कैसे एयर एविएशन को, कैसे सरकार को टैक्सेस में फ़ायदा होगा, कैसे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, कैसे स्पोर्ट्स की जो वियर बनाने वाली, जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली संस्थाएं हैं, उनका विकास कैसे होगा। निश्चित मायने में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें पहला कदम, हज़ारों मील की जो यात्रा है उसका पहला कदम खुद से शुरू करना होगा। लेकिन उस मार्ग की हमें आवश्यकता होगी, हमें जानकारी होगी तब जब हम उस जीत को तय करने के लिए पहले सीखेंगे, अपने पास ज्ञान अर्जित करेंगे और उसके बाद फिर हम एक लंबे सफ़र के लिए निकल जाएंगे जो देश की उन्नति में, देश की प्रगति में हमें अपने साथ आत्मसात रखने का मनोबल और बल दोनों ही बढ़ाने का काम करेगा। आप सब आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। खासकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश पांडे जी का बहुत आभारी हूँ, प्रोफेसर भट्ट साहब का बहुत आभारी हूँ, श्री चावला जी का, हैप्पी चावला जी का बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।